सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और साथियों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उसको विशेष रूप से ध्यान दें कि हमारा जो मिशन मेरिट जो है उसी को लेकर हमारा फोकस रखा गया है। और हमने सामाजिक और आर्थिक जो न्याय और महिला आरक्षण जो बात है, इस चैप्टर पर हम बहुत ही विस्तार से पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको एक ही आज क्लास के अंदर पूरी इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे इस पर जो बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पर्पज़ से हमारे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा कैसे उसका प्रत्युत्तर देना है, तमाम सवालों पर हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। उम्मीद है कि इस क्लास को आप अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत ही सामाजिक और आर्थिक और महिला आरक्षण से संबंधित जो भी सवाल बनने हैं उसको बहुत बेहतरीन ढंग से आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण, भारतीय संविधान के भाग 4, जो भाग 4 है, आपको पता होगा कि उस भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और उसके अंदर जो अनुच्छेद 38 है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। किसकी की गई है? अनुच्छेद 38 में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। साथियों, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सामाजिक न्याय। देखिए, न्याय हम पहले पढ़ चुके हैं, न्याय क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय का बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय का क्या होता है? सामाजिक न्याय दो शब्दों से सामाजिक और न्याय से बना है, जिसमें सामाजिक से तात्पर्य होता है कि समाज से संबंधित, यानी इसको ध्यान से सुनना, सामाजिक न्याय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस न्याय। सामाजिक से तात्पर्य होता है समाज से संबंधित, और न्याय से तात्पर्य होता है जोड़ना, यानी आपस में जोड़ना से होता है। इस प्रकार सामाजिक न्याय का एक शाब्दिक अर्थ होता है समाज से संबंधित सभी पक्षों को आपस में जोड़ना, यानी समाज से संबंधित सभी पक्षों को आपस में जोड़ना। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम सामाजिक न्याय का अर्थ बहुत ही व्यापक स्तर पर लिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में हमारा जो दायरा है वो बढ़ चुका है। इस वजह से हमारा सामाजिक न्याय का दायरा भी बढ़ चुका है। तो इसके दायरे की बात करते हैं तो देखिए, समाज के सभी सदस्यों में, यह ना हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि सामाजिक न्याय को अर्थ जाने तो इसका अर्थ क्या होगा? तो समाज के सभी सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। समाज के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो, भले वो अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी कुल में लिया हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जन्म लिया हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू बात से करते हैं कि सभी की स्वतंत्रता और समानता और अधिकारों की क्या हो? रक्षा हो। सभी की स्वतंत्रता और समानता, यानी उस देश के जो नागरिक हैं, या अपन बात करें समाज की स्वतंत्रता और समानता और अधिकारों की क्या हो? रक्षा हो। तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो। शोषण भले वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। वो किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीवन जीने का उसे अवसर मिले, यानी हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का क्या मिले? अवसर प्राप्त हो। यानी गरिमा के साथ, हर व्यक्ति की गरिमा होती है, और उस गरिमा के साथ अपना जीवन जीने का क्या प्राप्त हो? अवसर प्राप्त हो, उसको अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो कहने पर इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है उस समतावादी समाज की स्थापना से है, उस समतावादी समाज की स्थापना से है जहां पर समानता, एकता और भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित होता है। जिसमें क्या होता है? समानता होती है, एकता होती है, भाईचारा का सिद्धांत पर आधारित होती है, और मानवाधिकार के मूल्यों को समझती है। प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा का क्या होती है? पहचान होती है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है सामाजिक न्याय, यानी पहले सामाजिक न्याय का क्या अर्थ था, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है। ठीक है, वर्तमान में सामाजिक न्याय का क्या होता है। अब बात करते हैं कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, यानी ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल बन सकता है कि वर्तमान परिस्थितियाँ या वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ऐसा क्या कारण है कि हमें सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ रही है, या हमें संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख करना पड़ रहा है, या हमें बार बार हम सामाजिक न्याय को मांग की जा रही है। तो क्यों
क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो यहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छा सवाल, और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बात करते हैं तो ये सवाल बन सकता है, क्योंकि हमारी लगातार अन्याय हो रहा है और उसी की वजह से हमारे सामाजिक न्याय की बात की जा रही है। तो भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना का उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान निर्माताओं ने, किसमें? संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके अंदर सामाजिक न्याय की प्राप्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसके कण कण में कहते हैं कि कण कण में ईश्वर को व्याप्त होने का गौरव प्राप्त है। इसी संबंध में बहुत सारे हमारे सामने कुछ बिंदु आते हैं और उन्हीं बिंदु के आधार पर हम सामाजिक न्याय की आवश्यकता को महसूस करते हैं। पहली बात करते हैं वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था किस में परिवर्तित हो गई? जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आपको पता है कि शुरुआती दौर में हमारी जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, और वैदिक वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर? जो हमारे काम कार्यों के आधार पर देखा जाता था। लेकिन वर्तमान में हमारी जो उसमें क्या बदल गई? जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था ने जातिवाद इतना फैल चुका है जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो ईर्ष्या है, भेदभाव है, वो बहुत ज़्यादा फैल गई। इसी वजह से हमारे को सामाजिक न्याय की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद जातिवाद में रूढ़िवादिता होना। रूढ़िवादिता यानी हमारे अंदर आज जातियों को लेकर जातिवाद एक भारत की एक बहुत बड़ी प्रमुख समस्या बन चुकी है। जैसे जातिवाद हमारे भारत स्वतंत्र भारत से पहले भी ये समस्या थी, लेकिन सोचा गया था कि हम स्वतंत्र भारत के बाद जातिवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तव में बात करते हैं तो जातिवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि जातिवाद की बढ़ोतरी हो चुकी है और आज हमारी जातिवाद एक रूढ़िवादिता में बदल चुकी है। उसके बाद बात करते हैं अलगाववाद और क्षेत्रवाद, असमानता और सांप्रदायिकता की भावना। आज हमारे अलगाववाद की भावना, यानी एक राज्य दूसरे राज्य में, एक राज्य के अंदर भी अलग जातियां, अलग अलग जाति के क्षेत्र के लोग होते हैं, वो अपने अलग अलग क्षेत्र की मांग की जा रही है, क्षेत्रवाद की मांग हो रही है, असमानता फैली हुई है। उन असमानता को के कारण हमारे यहाँ पर अलगाव हो रहा है। सांप्रदायिकता एक धर्म, क्षेत्र या जाति विशेष के लोगों या धर्मों के बीच में या भाषा के आधार पर हमारे सांप्रदायिकता की भावना के झगड़े होते हैं। तो इस वजह से हमारे सामाजिक न्याय की आवश्यकता महसूस की गई। अब बात करते हैं साथियों, हमारे यहाँ पर एक अगला महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि इम्पोर्टेंस ये सवाल बनता है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के प्रयास क्या है? सामाजिक न्याय के प्रयास क्या है? ठीक है साथियों, अब हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के प्रयास। प्राचीन भारतीय समाज में आपको पता है कि हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको पता है। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था दूषित होकर किस में बदल गई? जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, अब वह एक नए रूप में यानी कि जाति व्यवस्था में जनन पर आधारित हो गई है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी जाति तय हो जाती है और वो आजीवन उस जाति में बंधा रहता है, आजीवन उस जाति के अंदर बना रहता है। इस प्रकार से धीरे धीरे जाति व्यवस्था में रूढ़िवादिता और कठोरतावाद का समावेश ने भारतीय समाज में असमानता की स्थिति पैदा कर दी गई है जो आज विद्यमान है। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी को लेकर मध्यकाल से कबीर, लोक देवता बाबा रामदेव आदि संतों, अनेक संतों ने, और आधुनिक काल में भी बात करते हैं तो यदि हमारे राजा राममोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, आदि बहुत सारे ऐसे अनेक समाज सुधारक हुए हैं जिन्हें समाज को नवीन दिशा दिखाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारत में क्या प्रयास किए गए। तो ये तमाम इस सवाल का प्रत्युत्तर आपको देना है। यदि आपसे सवाल पूछ लिया गया कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भारत में क्या प्रयास किए गए हैं या सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो इस प्रयास का आप उल्लेख कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, इसी आधार पर अगला इसी सवाल के अंदर आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, या ऐसा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं कि जिससे भारत में सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। तो ये सवाल अलग भी पूछा जा सकता है, और ये सवाल बड़े रूप में बात करते हैं तो यदि 4 नंबर या 5 नंबर में ये सवाल पूछा गया तो इसके अंदर ही आपको भारतीय संविधान का सामाजिक न्याय को अंदर डालना है। और यदि आपसे पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में
या ऐसा पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के प्रयास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसको अलग से सवाल को देना है। ये 3 नंबर का सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आप बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। आज देखिए, अपन बात करते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन का राज था और हमने ब्रिटेन के 200 वर्षों की गुलामी के उपरांत संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राज्य या एक ऐसे शासन व्यवस्था का निर्माण किया जिसका नाम था लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए की गई। और लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र का मतलब होता है एक सामाजिक न्याय की स्थापना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर भी हमारे सामाजिक न्याय को संविधान का उद्देश्य और महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौलिक अधिकारों को भी संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी जो हमारा प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर जो सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य या उद्देश्य रखा गया है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंदर भी इसको शामिल किया गया। और साथ साथ हमारा संविधान का जो भाग 4 है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हमेशा प्रयास करने के क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य को क्या देते हैं, एक प्रेरणा का कार्य करते हैं। और इसी वजह से हमारे भाग 4 में जो सामाजिक न्याय यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो सामाजिक न्याय को स्थापित न करने के लिए राज्य को क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसा करना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। तो साथियों, हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ पर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टेप बाय स्टेप अनुच्छेद वाइज लेते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 14, जो हमारा मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकारों में सबसे पहले अनुच्छेद 14 है, उसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि उस देश के जो नागरिक हैं वो विधि के बराबर सभी के सभी क्या है, समान है। उसे धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके साथ विधि के साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा, भले वो भारत का राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी हो, सबके साथ विधि के बराबर सम्मान व्यवहार किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। यह अनुच्छेद जो 15 है वास्तव में हमारा सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि भेदभाव किया जाता है तो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद जो 16 है साथियों, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि लोक नियोजन की अवसर की समानता। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को हमारी सरकारी सेवा यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का पूर्ण अवसर दिया गया है। लेकिन उसको सरकारी नौकरी करने के लिए जो हमारी विशेष योग्यताएं होती हैं वो तो होनी होगी, लेकिन हमारे धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विशेष योग्यता मतलब होता है जैसे आप राजस्थान पुलिस की सेवा की नौकरी लेना चाहते हैं और उसमें ये योग्यता है कि 10वीं पास होना जरूरी है, तो सभी को 10वीं पास होना जरूरी है, भले वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद जो 15(4) है और 16(4) है, उसके अंदर हमारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन से अनुच्छेद में? 15(4) और 16(4) के अंदर SC, ST का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा साथियों हमारा अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जिसको महात्मा गांधी जी के नाम से भी, अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं। और इस अनुच्छेद में कि कहा गया कि कहीं पर भी सामाजिक यानी सार्वजनिक स्थानों पर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, ट्रेन हो, बस हो, यहाँ पर कहीं पर भी अस्पृश्यता का यानी भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच का, गरीब या काले और गोरों का, ठीक है, ऊंच नीच का, तो अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया है। यदि ऐसा कोई करता है तो वो कानूनी रूप से सजा के हकदार होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 21 के,
जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 से लगा के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक जो 6 से लगा के 14 वर्ष का जो बच्चा है, सबको वहाँ पर शिक्षा, मुक्त शिक्षा का बात की गई है। तो इसमें देखिए 6 से 14 वर्ष, यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। तो सामाजिक न्याय की स्थापना का ये हमारे 20 यानी 21 के अंदर ये प्रावधान किया गया। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि अनुच्छेद जो 24 हैं, अनुच्छेद जो 23 हैं, 23 के अंदर भी बात करते हैं तो मानव का क्रय और बेगार पर रोक लगा दी गई है। यानी हमारे किसी भी जाति हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तो मानव की क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बिना परिश्रम के किसी से बेगार नहीं ली जा सकती। यदि कोई भी व्यक्ति उसे किसी भी व्यक्ति से कार्य करवाता है तो उसकी उचित पारिश्रमिक देना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं देता है तो उसे दंडनीय अपराध की सजा में माना जाएगा। इसके अलावा हमारे जो अनुच्छेद जो 24 है उसके अंदर कारखानों में बाल श्रम को निषेध कर दिया गया है। यानी 14 वर्ष से जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको ऐसे जोखिम भरे कार्य नहीं करवा सकते हैं जिनमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाए। ऐसे कार्यों को पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा साथियों अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देकर हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अवसर दिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो संस्कृति है, जैसे कल्चर है, उसको सुरक्षित रखने का भी किया अधिकार दिया गया है। तो ये तो बात था साथियों, हमारे प्रमुख जो प्रावधान थे ये मौलिक अधिकारों के अंदर प्रावधान थे जो हमने बात की। अनुच्छेद 14 से लगा अनुच्छेद 30 तक हमने ये बात की। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं साथियों हमारे सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान किए, देखिए संविधान का जो भाग जो 4 हैं उसमें सामाजिक न्याय के अनेक ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जो राज्य को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं और उसके अनुसार राज्य नीतियों का निर्माण करता है। राज्य नीतियों का क्या करता है, निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं साथियों कि अनुच्छेद जो 38 है, अनुच्छेद जो 38 है उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी राज्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके। ये बात कहाँ की गई है साथियों, अनुच्छेद 38 में की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, असमर्थता में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है यदि बेरोजगारी होती है, बुढ़ापा होता है, बीमारी होती है, असमर्थता होती है तो वो सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किया। और देखिए हमारा वर्तमान का जो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य है, तो जैसे जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाती है। इसके अलावा हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो उसके लिए हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दी जा रही है। बेरोजगारी जो व्यक्ति हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा, सार्वजनिक सहायता यानी राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। और ये राज्य को कौन सा अनुच्छेद इनको निर्देश दे रहा है, अनुच्छेद 41 ये निर्देश दे रहा है। किसको दे रहा है, राज्य को, कि वहां के नागरिकों के लिए यह व्यवस्था करे। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद जो 42 है, उस 42 में कहा गया है कि काम की अनुकूल और मनोवांछित अवस्था उपलब्ध करवाना और प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, तभी जाकर सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। देखिए हमारे काम, जैसे हमारे जो कल कारखाने हैं, पहले जो कल कारखाने थे उसके अंदर कार्य करने के जो टाइम था वो टाइम बाउंडेशन नहीं था, तो उसे अब टाइम का बाउंडेशन कर दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाएं जिससे व्यक्ति का जो विकास है वो विकास अवरुद्ध न हो सके। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको प्रसूति सहायता दी गई है, जैसे हमारे जो जनाना हॉस्पिटल खोले गए हैं उनके द्वारा महिलाओं की डिलीवरी होने के बाद उनको आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाती है, बहुत सारी सुविधाएँ और भी दी जाती हैं। इसके अलावा बात करते हैं साथियों कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद जो 43 है वहाँ पर भी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और उद्योगों की प्रबंध की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। उद्योगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करना होगा।
सुनिश्चित करना होगा। बात करते हैं साथियों कि जैसे कि हमारे श्रमिकों के निर्वाह की मजदूरी और उद्योगों के प्रबंध की भागीदारी भी किसकी दी गई है? श्रमिक। कहने का तात्पर्य है कि जो मजदूर वर्ग हैं उस मजदूर वर्ग को एक उचित वहाँ पर होना चाहिए। उचित क्या होनी चाहिए? मजदूरी होनी चाहिए, और उचित मजदूरी से ही वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, ऐसी बात की गई है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक मजदूर है तो उसको कम से कम अपने जीवन निर्वाह के लिए 500 रुपये पर डे चाहिए, तो उसको 500 रुपये उद्योग द्वारा उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा उद्योग में कैसे विकास कर सकें और नागरिक वहाँ पर जो मजदूर हैं उन मजदूरों की दशा या स्थिति के बारे में अवगत करवाना है, तो उस प्रबंधन कार्य में भी हमारे मजदूरों की राय ली जानी चाहिए। इसके अलावा साथियों बात करते हैं कि हमारे अनुच्छेद जो 44 है, अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता का निर्माण की बात करता है। ये अभी एक साथ निर्माण सहायता की बात करते हैं। ये अभी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, ये एकमात्र भारत के गोवा राज्य के अंदर लागू है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अनुच्छेद जो 46 है। अनुच्छेद 46 में हमारे SC ST और जो दुर्बल जो वर्ग हैं उसमें शिक्षा और उसके हितों की उन्नति करना भी उल्लेख किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य कि हमारे राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि जो SC और ST और इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर वर्ग हैं उनकी शिक्षा के लिए उचित प्रबंध करें, और ऐसा ही किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। देखिए हमारी SC ST OBC और हमारे आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए बच्चों की शिक्षाओं के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा तो उपलब्ध करवाई जा रही है, इसके साथ साथ वहाँ पर उनको छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करवाई जा रही है। क्या उपलब्ध करवाई जा रही है? छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा साथियों बात करते हैं कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उस नीति निर्देशक तत्वों में हमारा अनुच्छेद 47 है। अनुच्छेद 47 है, उसके अंदर मादक पदार्थों में प्रतिबंध लगाना और पोषण को स्तर ऊंचा करने में भी उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं साथियों कि सामाजिक न्याय की जो व्यवहारिक स्थिति है वो कैसी है। सामाजिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति कैसी है? देखिए सामाजिक न्याय जो है वास्तव में कितना हमारा वास्तव में क्रियान्वित हुआ है उस पर बात करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे भारत में सामाजिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति का उल्लेख कीजिए और उस पर प्रकाश डालिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने द्वारा संविधान में किए गए सामाजिक न्याय के उपबंधों में दो पहलू उभर कर सामने आए। एक पहलू बात करते हैं जिसमें जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, हिंदू बिल कोड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दास प्रथा, देवासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि ने समाज में आमूल परिवर्तन किया। वहीं दूसरे पहलू की बात देखें तो आज भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग असमानता, भूखमरी, कुपोषण और शोषण का शिकार रहा है। देश के इन करोड़ों लोगों की सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात तो दूर, आज 2 वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। कहने को तो भले ही हम कहा जा सकता है कि आज देश में 50% आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों को मिल रहा है, परंतु इस आरक्षण का लाभ आज भी बहुत सारे वर्ग वास्तव में लाभार्थीवादियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन पिछड़े जातियों के आरक्षण प्राप्त कर एक ऐसे नवीन वर्ग का जन्म हुआ है जो आर्थिक और राजनीतिक आधार पर बार बार आरक्षण का लाभ उठा रहा है, जिसे गांव का जो गरीब या आदिवासी अभी भी बात करते हैं तो वास्तविक लाभ का नहीं पहुंच से कोसों दूर है। और वर्तमान की जो वोट बैंक की राजनीति है और चुनावीकरण ने आरक्षण व्यवस्था को इस कदर जटिल बना दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसकी चिंता से परिवर्तन करने में दिलचस्पी नहीं दिखा पा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ साथियों बात करते हैं कि जैसे एक बार किसी व्यक्ति या एक बार किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ उठा लिया है तो आरक्षण का लाभ उसी परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण का लाभ उठाया जा रहा है, बाकी व्यक्ति उसको आरक्षण का लाभ को फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है जिसकी वजह से वो आरक्षण का लाभ उठा सके। हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए ST का बंदा है या SC का बंदा है, और यदि उसके घर में मान लीजिए देखिए SC का बंदा है और वो ST का बंदा है और वो मान लीजिए कि IAS बन चुका है,
तो उसके ही परिवार में आईएएस बनते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से उस व्यवस्था से गाइड किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब बात करते हैं, जैसे अपन राजनीति की बात करते हैं या अपन बात करते हैं साथियों की, जैसे हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके पास राजनीति रखी गई है। आप देखिए, आप अपने आसपास के अपने एमएलए को देखिए, तो एमएलए को देखिए, उसके पिता एमएलए थे, आज वो एमएलए है और आने वाले समय में उसका बेटा एमएलए होगा। तो यानी राजनीति उनके ही पीढ़ी दर पीढ़ी है, किसी और को राजनीति का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा, किसी आम आदमी को वहां पर राजनीति। इसके अलावा जो आरक्षण व्यवस्था है, उस आरक्षण व्यवस्था को कोई भी पार्टियां हटाना नहीं चाहती है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। इस वजह से पूरी तरह से हकीकत बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की स्थापना उतनी नहीं हो पाई है जितनी भारतीय संविधान के अंदर आकांक्षा की गई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सामाजिक न्याय अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं साथियों आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय क्या होता है? देखिए, आर्थिक न्याय हमने पहले बात की थी, सामाजिक न्याय की बात की थी, अब हम बात करते हैं आर्थिक न्याय। समाज में पूर्ण रूप से आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। ये आपको पता है कि सभी को, जैसे समाज के अंदर आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य, जैसे सभी व्यक्तियों को जैसे करोड़पति नहीं बनाया जा सकता है, सभी को जैसे एक बार सभी के बराबर पास 1 लाख रुपए हो रहने चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज के पूर्ण रूप से आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य आर्थिक असमानताओं को कम करना है। यानी जो अमीर और गरीब है, जैसे कहने था जैसे अमीर है और जो गरीब है, उनके बीच में जो खाई फैली हुई है, ये जो खाई फैली हुई है, उस खाई को कम करना है। ठीक है, जैसे खाई को कम करना है, जिसके वजह से लोगों के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच में जो ईर्ष्यावती है, ईर्ष्या फैली हुई है, लोगों के अंदर जो बात करते हैं कि भावना फैली हुई है, उसको कम किया जा सकता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक युग या प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक आधार में 2 वर्ग हमेशा रहे हैं। एक शोषक वर्ग रहा है और जो अमीरों का है प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा शोषित वर्ग रहा है जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है। इन आर्थिक विषमताओं के कारण हमारे देश में भी नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, तस्करी, आतंकवादी जैसी बहुत सारी समस्याएं विकसित हुई हैं, जो हमारी आज एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी क्या बनी हुई है? चुनौती बनी हुई है। अब बात करते हैं साथियों कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझने का बात करें कि यह सवाल आपसे 3 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि धन और संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन और संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं कि प्रत्येक समाज और राज्य में आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। प्रत्येक समाज और राज्य के अंदर आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। तीसरे पॉइंट के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं कि समाज के सभी लोगों को जो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं, उन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जिनका उनका अस्तित्व और गरिमा बनाए रखे। जैसे अपन रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो हमारी प्रमुख जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो आर्थिक न्याय का अर्थ को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ या महत्व नहीं है। ये कोटेशन आप डाल सकते हैं, किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन डाल सकते हैं कि एक भूख से मर रहा है व्यक्ति है और उसको कहा कि तेरे को लोकतंत्र है प्राप्त है, तू आज़ाद है, स्वतंत्रता है तेरे पास, तो वो स्वतंत्रता को खाएगा या पिएगा। तो इस कोटेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि भूख से मर रहे व्यक्ति को लोकतंत्र का कोई अर्थ और महत्व नहीं है। उसके लिए तो भले ही राजतंत्र हो, अच्छा हो, या न्यायिकवादी शासन व्यवस्था हो, सब बराबर है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग गरीब की ठोकर खाकर इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको कोई मजदूरी नहीं मिलती है और जो भूख से मर रहे हैं, वे संविधान और उसकी विधि पर गौरव कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये कोटेशन भी आप बहुत अच्छे से डाल सकते हो, जो आपका सवाल में 4 चांद लगा देगा और आपको पूरा में से पूरे नंबर दिलाएगा।
इसके अलावा साथियों बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी कहा था कि आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नागरिक और राजनीतिक, यानी कहने का तात्पर्य सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय अनिवार्य शर्त है। यानी कहने का तात्पर्य कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए हमें आर्थिक न्याय की शर्त या आर्थिक न्याय प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर हम सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में या हमारे भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम प्रमुख बिंदुओं के पॉइंट टू पॉइंट बिंदुओं के आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हमारे मौलिक अधिकारों में हमारे आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं अनुच्छेद जो 16 है। अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन के अवसर की समानता, लोक नियोजन के अवसर की समानता है। आपको पता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवा में प्राप्त करने का अवसर दिया गया है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 19 जो 6 है, जिसमें वर्ती या आजीविका की स्वतंत्रता दी गई है। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपनी आजीविका को जीने के लिए कोई भी अपना व्यापार कर सकता है, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए भेड़ बकरियां चराना चाहता है तो भेड़ बकरियां चराना चाहता है, कोई एसपी बनना चाहता है एसपी बन सकता है, कलेक्टर बनना चाहता है तो कलेक्टर बन सकता है, कोई दुकान खोलना चाहता है तो खोल सकता है। सारी पूरी की पूरी उनको आज़ादी दी गई है आर्थिक रूप से। इसी तरह से बात करते हैं साथियों, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी हमारे आर्थिक न्याय को स्थापित करने का प्रावधान किया गया। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 जो राज्य में नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा कि सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति के पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए। समुदाय की संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो, यानी उत्पादन के जो संसाधन है उसका केंद्रीकरण न हो, उनका क्या हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और स्त्री और पुरुष हैं उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा श्रमिक जो पुरुष और महिला हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति के लिए बालकों के सुकुमार व्यवस्था का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये प्रमुख प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल हमारे 39 में इसका उल्लेख किया गया। और इसके अलावा साथ साथ आपको पता होगा कि हमारे गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता भी बात की गई है। तो भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना जो है, भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के बहुत सारे सुझाव भी लिख सकते हैं कि भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना है तो क्या सुझाव, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आप कोई सुझाव दीजिए। सवाल बन सकता है बहुत अच्छे से कि भारत में आर्थिक न्याय स्थापना करने के लिए आपका कोई सुझाव हो तो उसका उल्लेख कीजिए। तो ध्यान रखना, तो आर्थिक न्याय स्थापना करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं कि ऐसे पॉइंट टू पॉइंट इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे आर्थिक विषमता को दूर करना चाहिए, आर्थिक विषमता को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं आप साथियों कि असीमित जो संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसे लोग असीमित संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं उस पर क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे बेरोजगारी कम हो सके और आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं साथियों, सार्वजनिक धन का उचित वितरण होना चाहिए। जो सार्वजनिक जो धन है उसका उचित वितरण होना चाहिए, कहीं पर भी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण होना चाहिए और उनको बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित करना चाहिए, तभी जाकर हमारी सामाजिक यानी आर्थिक न्याय की स्थापना हो पाएगी। इसके अलावा छठे पॉइंट को आप बेहतरीन तरीके से ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रभावशाली कर प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए और कर प्रणाली में सुधार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो अमीर हो रहा है उस पर टैक्स लगाना चाहिए और जो गरीब व्यक्ति है उसको कुछ आर्थिक सहायता देकर हमारे अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको पेटना चाहिए यानी कम करना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और जो हमारा जो आरक्षण फैला हुआ है पहले से, उस आरक्षण के बजाय हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अमीर पहले से जो अमीर वर्ग हो चुका है उसको आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए और जो वर्तमान में आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर वर्ग हैं उसको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए।
अब बात करते हैं साथियों कि वास्तव में हमारी आरक्षण की या हमारी आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति क्या है। तो इन पॉइंटों के आधार पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि आर्थिक न्याय कैसे स्थापित हो सकता है, या आप सुझाव दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये आपका सवाल अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं साथियों कि आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति क्या है। देखिए, हम बात करते हैं कि 2015-16 की बात करें तो उस विकास दर की बात करें तो 7.6% थी, जो विश्व की सर्वाधिक रही है। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण हुआ। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण के उपरांत भी आर्थिक विकास दर थोड़ी सी गिरावट जरूर आई, लेकिन परंतु संतोषजनक थी। परंतु विश्व के अग्रणी आर्थिक विकास दर वाले जो देश हैं, उन होने के उपरांत भी आर्थिक विकास का समुचित लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। आज भी हमारे गाँवों के अंदर जितनी सुविधाओं होनी चाहिए, उन सुविधाओं का अभाव है। आज इंटरनेट है, प्रौद्योगिकी का इतना गाँव के अंदर विस्तार नहीं हो पाया जितना वास्तविक शहरों में जितना विकास हो पाया। तो विकास का वास्तविक लाभ केवल शहरों तक सीमित है, गाँवों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आर्थिक न्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बात करते हैं साथियों महिला आरक्षण। देखिए, महिला आरक्षण बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और ये हमारा कहते हैं कि एक रथ के दो पहिए होते हैं, एक महिला है एक पुरुष है, लेकिन आज हमारी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, महिला आरक्षण पर एक लेख लिखिए, या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि महिला आरक्षण को लेकर कब कब हमारे भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, या महिला आरक्षण को लेकर क्या स्थिति है। इस पर भी आपसे सवाल पुटअप किया जा सकता है। तो भारत में पुरुष प्रधान समाज होने और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कारणों के कारण चलते महिलाओं की क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता उपरांत महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति अवश्य हुई है, परंतु आज भी रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को उतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है जितना उन्हें वास्तविक रूप से मिलना चाहिए। अतः अपन बात कर सकते हैं कि देश की वास्तविक प्रगति तभी तक संभव नहीं हो पाएगी जब तक महिलाओं की स्थिति में पुरुषों का समतुल्य न हो जाए, यानी पुरुषों के बराबर जब तक महिलाएं नहीं आ जाएगी तब तक देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने लोक नियोजन में महिलाओं के लिए पद भी आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, और विभिन्न क्षेत्रों के अलावा सैन्य क्षेत्रों में भी, यानी हमारी जो सेनाएं हैं उन सैन्य क्षेत्रों में भी आंशिक कमीशन के आधार पर नियोजित करने किया जा रहा है। हमारी जो CRPF हैं या CISF हैं, BSF हैं, उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण का आरक्षित किए गए हैं, और जिसमें SB, ITBP में भी 15% आरक्षण दिया गया है महिलाएं, जिससे वहाँ पर आज वर्तमान में हमारी CRPF हैं, CISF हैं, या अपन बात करते हैं SSB हैं, या ITBP हैं, या BSF हैं, इनमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है उसमें पंचायत राज संस्थाओं को महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन फिर भी हमारी जो महिलाएं हैं उनको इतना आरक्षण, या हम बात करते हैं जितना उनको वास्तविक लाभ प्राप्त होना चाहिए, वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, हम बात करते हैं थोड़ा सा और कि हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिला आरक्षण की स्थिति, वस्तु स्थिति का अवगत करते हैं कि देखिए, अब हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिला आरक्षण की आवश्यकता या आरक्षण की मांग। अब बात करते हैं कि यहाँ आवश्यकता क्यों है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिला आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये सवाल आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो आवश्यकता के प्रमुख कारण लिख सकते हैं कि राजनीतिक महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना, राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीति में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना, इस कारण से हमारी मांग, आरक्षण की मांग की जा रही है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं साथियों कि महिलाओं की सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से वो पिछड़ी हुई है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से वो क्या है, पिछड़ापन हो रखा है, इस वजह से आरक्षण की मांग की जा रही है। तीसरी बात करते हैं पुरुष प्रधान समाज से मुक्ति दिलाने। तो पुरुष का हमेशा वर्चस्व रहा है, इसी वजह से पुरुष प्रधान समाज से मुक्ति दिलाने के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं साथियों कि महिलाओं से संबंधित विभिन्न जो कुर्तियां हैं या कुप्रथाएं हैं, बहुत सारी हमारी कुर्तियां हैं, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं, उनसे उनको बचाना है, इसलिए हमें आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
5वें पॉइंट में लिख सकते हैं लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ आधार देने के लिए हमें महिला आरक्षण की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर हमारा अभी तक कितनी बार हमारा विधेयक संसद में पेश किया गया, कब कब हमारा यानी महिला आरक्षण को लेकर विधेयक का क्या क्या इतिहास रहा है, यह अपन बात कर सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए या महिला आरक्षण या महिलाओं को आरक्षण का क्या इतिहास रहा है संसद में, तो उसको ध्यान से आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं कि 1996 में एच डी देवगौड़ा सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। उसके बाद 1998 के अंदर एनडीए सरकार ने 86वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया और 1999 में एनडीए सरकार द्वारा विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया गया और उसके बाद 2008 में यूपीए सरकार ने 108वां संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा में पेश किया गया। उसके बाद 2016 के अंदर पुनः महिला आरक्षण की मांग उठी और कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया। 2018 में एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण की मंशा को जाहिर करते हुए अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कहने का तात्पर्य, इतनी बार महिलाओं के आरक्षण का लिए कानून संसद में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अभी तक हमारी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के अंदर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सका। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के क्या कारण है, यानी अभी तक हमारा जो महिलाओं का आरक्षण है विधेयक पारित नहीं होने के पीछे क्या कारण है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसमें रुचि नहीं लेते हैं, सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसमें रुचि नहीं लेना। इसके अलावा बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं में पुरुषों का वर्चस्व कम होने का भय होता है, यानी हमारे जो राजनीतिक नेता हैं जिन संस्थाओं पर बैठे हैं वो सोचते हैं कि पुरुषों का वर्चस्व कम हो जाएगा और यहाँ पर महिलाएं आ जाएगी, इसलिए वो इस आरक्षण विधेयक को पारित नहीं करना चाहते। कई राजनीतिक दलों द्वारा सामान्य महिलाओं के बजाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के अत्यधिक पिछड़ेपन के कारण उन्हें विशेष व्यवस्था की मांग करना, इस कारण से महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पा रहा है। तो ये था साथियों हमारा सामाजिक, आर्थिक और महिला आरक्षण से संबंधित चैप्टर। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। इस चैप्टर में हम बहुत ही विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण की बात की, जो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और टेलीग्राम चैनल का चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर हम मॉडल पेपर, इसके अलावा नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जो आप जरूर ज्वाइन करें। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। वहाँ पर भी बहुत सारा टेक्स्ट मटेरियल, मॉडल पेपर, इसके अलावा बहुत सारी सामग्री आपको सेंड की जाती हैं। ऑडियो वीडियो लेक्चर भी आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।